हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लांस एकेडमी। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए। जिस तरीके से मैंने आपको ढे आईएएस के पूरे 19 टेस्ट कंप्लीट कराए थे, 19, और उसके बाद एक टेस्ट और आना बाकी है, टेस्ट नंबर 20। लेकिन उसके आने से पहले ही मैंने आप लोगों के लिए पीसीएस की मुख्य परीक्षा के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते थे 2012 से 2017 तक के हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं, क्योंकि 2018 से फिर इसका मेंस का एग्जाम रिटन फॉर्म में होने लगा। तो यहाँ से क्या होता है, मेंस से भी कई बार प्रश्न आपके आते हैं। तो ये भी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी यूपी पीसीएस के लिए भी और समीक्षा अधिकारी के लिए भी, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज़ में मैंने पीसीएस के प्रीलिम्स पूरे करा दिए थे 2015 से लेकर 2023 तक के, और समीक्षा अधिकारी में 2010 से 2021 तक के पूरे प्री और मेंस करा दिए थे। लेकिन यूपी पीसीएस मेंस बाकी था, तो उसे हम लोगों ने कल शुरू किया, जिसका पेपर नंबर 1 था। और कल जो है कि हम लोगों ने लगभग इसमें 75 पूरे क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम उसके आगे से कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से। तो चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो दोस्तों, क्योंकि कल मैंने इसकी जो पीडीएफ थी इसे पोस्ट कर दिया था। ये पूरे आपको 2012 से 17 तक के पूरे पेपर इसमें मिलेंगे। चलिए, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 से, जनसंख्या और नगरीकरण से। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बीच में 2001 से 11 के बीच में घटा है क्या? अर्थात जो 2001 की जनगणना में शिशु लिंगानुपात था और जो 2011 की जनगणना में शिशु लिंगानुपात आया होगा, तो उससे इनके बीच का जो गैप होगा 10 साल का, पता चल जाएगा कि घटा है या बढ़ा है। साथ ही साथ हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 2001 से 2011 में बढ़ा है क्या? और भारत का ग्रामीण लिंगानुपात नगरीय लिंगानुपात से अधिक है। भारत में पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है। तो इनके बारे में आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि 2011 में शिशु लिंगानुपात घट चुका है, क्योंकि 927 होता था शिशु लिंगानुपात 2001 में। लेकिन जब 2011 की जनगणना आई तो उसमें आपका कितना शिशु लिंगानुपात हो गया? 919, यानी घट गया। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है कि हरियाणा का शिशु लिंगानुपात बढ़ा था, बिल्कुल। अगर आप देखोगे 819 से बढ़कर 834 हो गया, यह भी सही है। भारत का ग्रामीण लिंगानुपात नगरीय लिंगानुपात से अधिक है, यह भी सही है। लेकिन यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट गलत है कि भारत में पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है। तो ऐसा नहीं है, ये कम है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा ही सही है, चौथा यहाँ पे गलत है। चलिए इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर मैं व्याख्या नहीं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि सर आप क्लास को छोड़ रहे हो, आधा अधूरा करा रहे हो। और इसी वजह से कल ज़्यादा टाइम तक, लगभग 75 प्रश्न ही हो पाए थे। उससे ज़्यादा मैं कराता तो 2 घंटे में पूरा आप एग्जॉस्ट हो जाते। तो बात करते हैं जनगणना 2011 की जब अंतिम और फाइनल आंकड़े आए, तो भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बीच में 927 से घटकर 919 हो गया, क्योंकि 927 तो 2001 का था। पहला स्टेटमेंट सही हो गया, जो कि 1961 के बाद पहली बार था कि न्यूनतम था, नहीं तो लगातार बढ़ ही रहा था। हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 2001 के 819 से बढ़कर 834 हो गया, यह भी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या थी वो 943 है, जो वर्ष 2001 से 10 अधिक है, यह भी सही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 949 तथा शहरी क्षेत्रों में 929 है, यह स्टेटमेंट भी सही है। भारत में पुरुष मृत्यु दर प्रति 100 महिला शिशु मृत्यु दर कितना है? 97 है। तो इस आधार पे आप देखोगे फोर्थ स्टेटमेंट गलत था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, अर्थात 76 की। क्वेश्चन नंबर इसकी बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसका नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है? यानी कि माइग्रेशन थियरी जो दी जाती है वो किसने दी थी? तो यहाँ पे ली महोदय ने दी थी। यहाँ पे ली का नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि ली ने माइग्रेशन के निवास को स्थायी और अर्ध स्थायी परिवर्तन के रूप में माना था। इसमें से इसी से संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं है, तथा यह स्वेच्छा से या अनिच्छा से भी हो सकता है। साथ ही साथ यह बाह्य और आंतरिक स्वरूप भी लिए हो सकता है, या फिर मतलब कि जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक होते हैं, अगर वो महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में अगर जाते हैं तो ये आंतरिक हो गया, यानी अपने देश के अंदर ही माइग्रेट हो रहे हैं। लेकिन अगर वो किसी वजह से कहीं के भी भारत के नागरिक अगर किसी दूसरे देश में जाके जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो माइग्रेट हो गए, लेकिन बाहर की ओर हो गए, यानी बाह्य माइग्रेशन इसे कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रव्रजन सर्वाधिक है। बिल्कुल, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में देखोगे आज भी रोजगार के बहुत कम सुविधाएं हैं, बहुत कम साधन है, जिसकी वजह से लोग शहरों की ओर ज़्यादा क्या करते हैं? माइग्रेट होते हैं। और वो भी मेट्रो सिटी की तरफ देख सकते हो, बहुत सारे लोग आते हैं। ग्रामीण से ग्रामीण प्रव्रजन मुख्यतः महिला प्रव्रजन हुआ है, यह भी बात सही है कि अगर आप देखोगे गांव से गांव में प्रव्रजन अगर हो रहा है तो मुख्यतः महिलाओं का ही हुआ है। चाहे तो महिलाएं काम करने के लिए किसी छोटे छोटे पड़ोसी गांव में आती हैं, या फिर
अगर आप देखो एक बहुत बड़ा माइग्रेशन करने का एक आधार शादी भी है। जब आप देखो कि किसी महिला की शादी होती है तो वो अपना घर छोड़ के किसी दूसरे घर पे जाती है, हालांकि वो भी उसका घर ही है, लेकिन अगर इसको ज्योग्राफी की भाषा में पढ़ें या फिर पॉपुलेशन स्टडीज की भाषा में पढ़ेंगे तो इसे कहेंगे माइग्रेट होना, अर्थात उसने अपना एक घर छोड़ दिया और दूसरे नए घर में शिफ्ट हो गई। तो माइग्रेशन भी तो यही होता है, तो महिलाओं का माइग्रेशन है। लेकिन यहाँ पर ए और आर आपस में कोई कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ए में गांव से शहर की बात की जा रही है और आर में गांव से गांव की ही बात की जा रही है। बात दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि ए और आर दोनों ही सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता मेरे दोस्त। व्याख्या को पढ़ते हैं। जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या होता है? प्रव्रजन कहलाता है। इसको प्रवासन भी कह सकते हैं, प्रवास भी कहते हैं, प्रव्रजन भी कहते हैं। इंग्लिश में एक ही शब्द होता है, वो होता है माइग्रेशन। तो कभी कभी हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश को जरूर देख लिया करो। प्रव्रजन सामान्यतः दो प्रकार से होता है, एक तो होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। गमन आगमन के आधार पर प्रव्रजन ग्रामीण से ग्रामीण या ग्रामीण से शहरी या शहरी से ग्रामीण तथा शहरी से शहरी भी हो सकता है। जैसे कोविड के दौरान जब कोविड हुआ तो बहुत सारे लोगों ने प्रव्रजन दोबारा वापस किया, शहर से गांव की ओर चले गए, और उसमें से 40% 50% लोग ऐसे हैं जो अब गांव में ही अपना जो है कि घर बार देख रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, साथ में कुछ अपनी दुकान या कुछ बिजनेस या फिर खाने पीने की दुकान वगैरह ओपन कर ली। यानी उन्होंने वहीं पे अपने गाँव पे एक छोटे छोटे दुकानें या स्टॉल लगाने शुरू कर दिए, और अब उनका प्रव्रजन क्या कहलाएगा? पहले वो शहर में रहते थे, अब वो गाँव में चले गए वापस। ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक है, जबकि इसके विपरीत आर्थिक कारणों की वजह से अंतरराज्यीय प्रवास ग्राम से नगरों में पुरुषों की संख्या सर्वाधिक है। अंतरराज्य का मतलब हो गया बिहार यूपी के। अगर आप लोगों को देखोगे तो मैक्सिमम वो दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, गुजरात में, अंबाला में या फिर चेन्नई बंगलौर में काम करते हैं। आपने सुना होगा कि आपके घर के जो बुजुर्ग होते हैं या बड़े बुजुर्ग होते हैं वो तो घर पे रहते हैं, लेकिन जो उनके बेटे होते हैं, लड़के होते हैं, पुरुष होते हैं, वो सामान्यतः काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं, और वो किसी भी परिस्थिति में कम छोटी सी जगह में एक टाइम का खाना खा के छोटे थोड़े बहुत कपड़े पहनकर ही गुजारा कर लेते हैं कि ताकि उनके परिवार के लोग सुखी रह सकें। अर्थात यहाँ पे पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है अंतरराज्यीय माइग्रेशन में। तो ये दोनों ही बातें मैंने आपको बता दी हैं व्याख्या के साथ। नेक्स्ट बात करेंगे हम, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ पर बात हो रही है एससी की, बिल्कुल एससी की जनसंख्या बहुत कम है। इवन कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश को देखो या फिर मिजोरम को देखो तो वहाँ पे तो जीरो है जनसंख्या। और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत भी बहुत कम है। बिल्कुल आप देखोगे मणिपुर जैसे क्षेत्रों को देखो, मिजोरम जैसे क्षेत्रों को, अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों को देखोगे तो मुख्यतः ये पहाड़ी क्षेत्र हैं और यहाँ पे जंगल सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। तो कृषि योग्य भूमि बहुत कम होती है, और यही वजह है कि यहाँ पर लोग जंगलों को काट कर झूम खेती में परिवर्तन करते हैं, जिसको हम लोग स्थानांतरित शिफ्टिंग कल्चर या आपके झूम खेती भी कहते हैं। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या स्टेटमेंट सही रहेगा? एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है? तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि एक जगह अनुसूचित जाति की जनसंख्या पूछ रहा है, दूसरी जगह एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को पूछ रहा है, यानी एग्रीकल्चर जमीन को पूछ रहा है। तो दोनों बातें सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। चलते हैं व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या है व्याख्या में? यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर पूर्वी राज्य या उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसको नॉर्थ ईस्ट रीजन भी कहा जाता है, इसमें अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा इसमें शामिल हैं। भारत के इन उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर एससी की तो संख्या कम है, लेकिन दोस्तों शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो जनजातियां होती है वो सर्वाधिक पाई जाती हैं। फिर चाहे मीरी जनजाति हो, चाहे डाफला जनजाति हो, चाहे कुकी जनजाति हो, चाहे मैती जनजाति हो, गारो, खासी, जयंतिया पे भी रहने वाली जनजातियां हैं, लेकिन यहाँ पे अनुसूचित जातियों की संख्या कम है। खासकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में तो अनुसूचित जाति की संख्या ही नहीं है, जीरो है, जबकि शेष राज्यों में इनकी संख्या मात्र हजारों में ही है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.9% भाग पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों में समाविष्ट है, और इस आधार पे आप देख सकते हो दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 को करेंगे हम लोग। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई थी? यानी ऐसा कौन सा राज्य था जहां पे वृद्धि ना होके कमी होने लगी, अर्थात वहां पे मृत्यु ज्यादा हुई, जन्म कम हुआ? और ऐसा अपवादिक राज्य एक था, वो था नागालैंड। तो नागालैंड की जनसंख्या ऋणात्मक होती है 0.6%। इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत ही 1 या 2 स्टेट ही थे जिनके पास ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली।
निम्नलिखित में से कौन एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है? जो आपके स्मार्ट नगर होते हैं, जब उनको डेवलप किया जाता है, स्मार्ट सिटी कह सकते हो, तो उनमें क्या क्या व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं? पहली चीज कि यहाँ पे गुड गवर्नेंस देखने को मिलेगा, अच्छा शासन होगा, स्वच्छ हरित नगर होगा यानी कि प्रॉपर ग्रीन होगा, ग्रीनरी होगी वहां पे, और सुव्यवस्थित स्मार्ट गतिशीलता होगी यानी मोबिलिटी होगी, यानी ट्रैफिक सिस्टम अच्छा होगा, सीवेज सिस्टम अच्छा होगा, रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा। परंतु जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण नहीं हो सकता दोस्तों। गुणवत्ता में अगर एक बार स्थिरीकरण आ गया तो यहाँ पे फिर परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात ये किसी को नहीं पता है कि जीवन की गुणवत्ता क्या होती है। आज आप आईफोन यूज कर लेते हो तो ये बिल्कुल मत सोचो कि जीवन की गुणवत्ता बहुत सर्वोच्च पे चली गई। या फिर ग्रामीण किसान जो गांव में पेड़ के नीचे छांव में रह के खेती करने के बाद 2 रोटी और दाल नमक खा लेता है तो क्या वो बहुत अच्छा है? नहीं, उसकी भी जरूरतें, उसकी भी लालसाएं बहुत है, परंतु संसाधनों के अभाव वो अपनी जिज्ञासाओं को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, अपनी महत्वाकांक्षाएं प्रदर्शित नहीं कर पाता। तो जीवन की गुणवत्ता का बात करें तो ये कभी भी रुकने वाली नहीं है, एक प्रगतिशील विचारधारा है। अगर ये रुकने की बात होती तो हो सकता है हम लोग पूरा पाषाण काल या पाषाणकालीन या हड़प्पा कालीन सभ्यता के जैसे लोग ही बने रह जाते। आज अगर हम अपने आप को यहाँ पे मॉडर्नाइज कह पा रहे हैं, सिविलाइज कह पा रहे हैं, तो आदि काल से आप इतिहास देख सकते हो भारत का, लोगों ने अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास करते रहा है, यानी जीवन की गुणवत्ता में लगातार परिवर्तन होगा, स्थिरीकरण नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट के आधार पर भी आप इसे गलत कर सकते थे, यानी सी वाला ऑप्शन हटा सकते थे। देखते हैं, स्मार्ट शहर का उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र के विकास को साकार करना होता है। तकनीकी का उपयोग कर विशेषकर ऐसी तकनीक जिससे स्मार्ट परिणाम मिले और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, क्षेत्र आधारित विकास से मलिन बस्तियों को बेहतर नियोजित शहरों में रूपांतरित करने सहित मौजूदा क्षेत्रों का रूपांतरण यानी कि पुनः समायोजन और पुनः विकास होगा। शहरी क्षेत्रों की बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए शहरों के इर्द गिर्द नए क्षेत्र यानी कि जिसे हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। स्मार्ट संसाधनों के प्रयोग से शहर अवसंरचना, सेवाओं में सुधार, तकनीक, सूचना, आंकड़ों का उपयोग कर सकेंगे और इस तरह से व्यापक विकास से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, रोजगार सृजित होगा, सभी विशेषकर एवं गरीब और उपेक्षित लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे शहर समावेशी बनेंगे, जिसे हम लोग इंक्लूसिव सिटीज के नाम से भी जानते हैं। ये पैराग्राफ बहुत अच्छा दिया हुआ है। अगर आपसे कभी शहरीकरण पे अगर कोई ऐसे लिखने को आ जाए तो आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस बार आपको 27 अक्टूबर प्रीलिम्स के बाद मेंस देना ही देना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे हर एक वही चीज पढ़ाई जा रही है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाली है। तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा और मेंस की तैयारी में भी मैं आपको इसी तरीके से पूरा योगदान दूंगा। पूरे मेंस के नोट्स बना के आपको पूरी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, क्लासेस कराऊंगा और मेंस की भी पूरी तैयारी आपको मैं कराऊंगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों को में कौन सबसे कम नगरीकृत है? अब यहाँ पे देखो कौन सबसे कम नगरीकृत पूछा जा रहा है, तो दादर एवं नागर हवेली जो कि सबसे कम नगरीकृत है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र थोड़ा ज्यादा है। अगर आप आंकड़ों के अनुसार देखोगे नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, तो सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप जो कि 78.07%, फिर पुदुचेरी 68.33%, दादर नागर हवेली 46.72 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 37.70। और ये सभी आपके 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं जो इस बार एग्जाम में पूछने की संभावना रहेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा नगरीकृत कौन सा राज्य है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा महाराष्ट्र। लेकिन प्रश्न को पूरा सुनो, प्रतिशत के आधार पे आपको बताना है कि सबसे अधिक नगरीकृत, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए गोवा, क्योंकि गोवा में गांव वाली जैसी पृष्ठभूमि है ही नहीं, सब कुछ नगर और सब कुछ शहर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 82, भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया गया? हालांकि यहाँ पे 2000 को अपनाया गया, तो और देख लेते हैं कि फरवरी 2000 में सरकार ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की थी और इस नीति के 3 उद्देश्य, 4 नई संरचना, 12 नीति संबंधी विषय और वर्ष 2010 के लिए 14 राष्ट्रीय सामाजिक एवं जनसांख्यिकी लक्ष्य, छोटे परिवार की प्राप्ति हेतु 16 प्रोत्साहक उपाय और 101 क्रियात्मक उपाय वगैरह, ये सब चीज थी। तो खैर इसको छोड़ते हैं क्योंकि ये काफी फैक्ट है और जिसका कोई मतलब नहीं है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे। आगे प्रश्न की बात करेंगे। अमलैंड शब्द का अर्थ, अमलैंड क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका नगर का प्रतिवेशी यानी कि जो आसपास का क्षेत्र होता है। अमलैंड शब्द का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है प्रतिवेशी, आसपास का क्षेत्र होता है और इसे हिंटरलैंड यानी कि हिंटरलैंड भी कहा जाता है। कह सकते हो कि जो मेन सिटीज होती है ना उसके आसपास जो थोड़ा सा कस्बा होता है, जो कनेक्टिविटी होती है, यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, थोड़ी बहुत मार्केट वगैरह भी देखने को मिल जाती है, जहाँ पे बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? नगर का प्रतिवेशी कह देते हैं।
अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 84। तो 84 में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि कोई प्रश्न कटे नहीं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पे है। तो ध्यान देना, साक्षरता दर को पूछा जा रहा है और नगरीकरण दोनों को मिलाते हुए सेकंड नंबर पे आप देखोगे मिजोरम आता है। अगर आप साक्षरता दर की बात करोगे जो यूनिवर्सली बिल्कुल ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर और नगरीकरण, तो यहाँ पर देखोगे कि साक्षरता दर के आधार पर केरल आता है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मिजोरम आता है, नंबर 3 पे गोवा और नंबर 4 पे त्रिपुरा। तो इस तरीके से आप 4 राज्यों का जरा परसेंटेज भले याद मत करना, लेकिन यहाँ पे क्रम से याद कर लेना कि भाई सबसे अधिक जो साक्षरता है वो किसकी है, केरल की है, फिर मिजोरम, फिर गोवा और फिर त्रिपुरा है। और अगर उसी के साथ आप नगरीकरण की बात करोगे तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि सबसे अधिक नगरीकरण कहाँ पे, गोवा में है, फिर सेकंड नंबर पे मिजोरम आएगा, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु आएगा और चौथे नंबर पे केरल आएगा। महाराष्ट्र, जिसे आप सोचते हो कि खाली मुंबई है तो पूरा महाराष्ट्र नगरीकरण है, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत सारे गाँव है, बहुत सारा पिछड़ापन है, बहुत सारे मलिन बस्तियां हैं, तो पूरी तरीके से वो नगरीकरण नहीं है कि बस अंबानी का घर देख लिया अंटालिया या फिर शाहरुख खान का घर देख लिया तो आपको लगा कि हाँ पूरी मुंबई शहर में रहती है, ऐसा नहीं है। तो आप स्टार्टिंग के 4 नगरीकरण वाले राज्यों को याद रख लो, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, और 4 आप एजुकेशन को याद कर लो, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा था कि सेकंड पोजीशन पे कौन सा ऐसा राज्य जो साक्षरता दर और नगरीकरण में आता है, तो मिजोरम आपका आ जाएगा। तो इसीलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर 0% नगरीय, मतलब किसमें नगरीकरण का स्तर प्रतिशत के आधार पूछ रहा है कि निम्नतम है, तो यहाँ पे बिहार की बात करें क्योंकि बिहार सबसे अधिक गांव वाला क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों नगरीकरण प्रतिशत में जनगणना 2011 के आधार पे देखोगे तो नागालैंड हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इतना सेकंड, फिर सिक्किम हो जाएगा और फिर बिहार को देखोगे यहाँ पे 11.3। तो यहाँ पर देखोगे स्पष्ट रूप से कि नगरीकरण बिहार में कम हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत एक नगरीय जन आधिक्य वाले देश का उदाहरण है। भारत में अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है। तो देखो पहला वाला तो गलत हो गया क्योंकि भारत एक नगरीय जन आधिक्य वाले देश का उदाहरण नहीं है। आपने हमेशा जो अपनी जनगणना को पढ़ा होगा तो आपने यह भी पढ़ा होगा दोस्तों कि भारत में लगभग 68% लोग तो अभी भी गांव में रह रहे हैं और लगभग 32% लोग शहरीकरण में रह रहे हैं, यानी कि शहरों में। और यहाँ क्या कह रहा है कि भारत एक नगरीय जन आधिक्य वाले देश का उदाहरण है? बिल्कुल नहीं। सबसे अधिक कहाँ रह रहे हैं ये लोग? गांव में रह रहे हैं 68%। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना की अभाव है। बिल्कुल, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट को, सीवेज सिस्टम को लेकर हो, एनवायरमेंट को लेकर हो या एनर्जी को लेकर हो, इन सभी का अभी भी अभाव है। तो यहाँ पे आर तो सही है, ए गलत है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि पहला गलत हो गया और दूसरा सही हो गया। चलो व्याख्या देख लेते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार देश की लगभग 121 करोड़ जनसंख्या की बात कर रहा है, लेकिन अब तो हमारी जनसंख्या लगभग 140 करोड़ हो चुकी है। तो उसमें लगभग 68.9% या 68% के आसपास मान लो तो ये लोग गांव में रहते हैं और लगभग 37.7 मतलब कि 31.1 कर लो या फिर आप 31% भी कर सकते हो या 32% भी, ये लोग शहरों में निवास करते हैं। हालांकि जनसंख्या के रूप में भारतीय शहरों में रहने वाले लोगों कई विकसित देशों की तुलना बहुत ही अधिक है, फिर भी प्रतिशतता के आधार पर भारत अभी भी विकसित देशों जैसे कि हांगकांग, सिंगापुर से बहुत पीछे है अभी भी, जहाँ की नगरीय जनसंख्या लगभग 100% है। अतः प्रतिशतता के आधार पर हम देखेंगे तो विकसित देशों के मुकाबले भारत अभी भी जन आधिक्य वाले देशों के उदाहरण में शामिल नहीं हुआ है। फिर भी भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति काफी तेज हो रही है और इसीलिए सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है कि नगरीकरण या शहरीकरण की समस्याएं क्या क्या हो रही हैं। और इस तेज प्रवृत्ति की तुलना में ही जैसे शहरी सुविधाओं जैसे कि बिजली की समस्या, पानी की समस्या, शौचालय की समस्या, परिवहन की समस्या, इस प्रकार की समस्याओं की उपलब्धता नहीं बढ़ पा रही है, जिससे शहरों में समस्याओं का जनाधार बनता जा रहा है। अब आगे आते हैं, प्रश्न संख्या हम 87 की बात कर लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाखी नगर हैं? तो 53 नगर ऐसे हैं जो या जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। संयुक्त राष्ट्र आंकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना अनुमानित प्रतिशत 2016 में नगरीय अधिवासों में निवास करता था? तो यहाँ पर तो हम छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो नई रिपोर्ट आई थी कि 2020 में नगरीय जनसंख्या बढ़कर 56.2% हो गई है और 2030 में इसके 60% तक और 2050 में 68.4% तक होने की संभावना है। तो ये जरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लेना। यूएनओ का आपको 2016 का फैक्ट लेने की अब जरूरत नहीं है जिसमें 54.5 था। अब अगर आप देखोगे तो 2020 का जो अपडेट है वो 56.2% है और 2030 तक 60%, 2050 तक 68.4% हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रतिदर्श पंजीयन सर्वेक्षण
2016 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर निवास अनुसार क्या है? तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका 2.3 रहेगा, यानी कि प्रति वर्ष पंजीयन सर्वेक्षण 2016 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2.3 थी। लेकिन अगर हम 2020 के हिसाब से देखें तो भारत की कुल प्रजनन दर कितनी होगी? 2.0। नेक्स्ट बात करेंगे हम राज्य विशेष अर्थात उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न रहेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है भाई? तो आपको मैंने बता रखा है, यहाँ पे राज्य पूछ रहा है, तो देखो सही आंसर तो होना चाहिए था दोस्तों सी, क्योंकि यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज नहीं करा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछता तो आपका 9 होना चाहिए था। लेकिन आयोग ने मुझे लगता है 8 माना है कि 9, अब ये तो इसमें नहीं दे रहा, 9 दे रहा है तो 9 ही मानते हैं, जिसमें 8 राज्य आएंगे और केंद्र शासित एक प्रदेश आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि कुछ इस तरीके से यूपी का अगर एक नक्शा बनाता हूं एक छोटा सा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देखोगे ये ललितपुर वगैरह हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश, फिर इसके नीचे उतरोगे तो यहाँ पे हरियाणा देखने को मिल जाएगा, हरियाणा के नज़दीक में आपको दिल्ली देखने को मिल जाएगा, दिल्ली के, और अगर आप राजस्थान की तरफ आओगे तो राजस्थान यानी जहाँ पे आगरा और मथुरा बाउंड्री शेयर करता है। फिर ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो होता है ये वाला, ये आपके एमपी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ आपको बाउंड्री शेयर करेगा, यहाँ झारखंड बाउंड्री शेयर करेगा, यहाँ पे बिहार आपके बाउंड्री शेयर करेगा, और यहाँ पे एक उत्तराखंड आपका रह गया जो बाउंड्री शेयर करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखा जाए तो 8 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरीज है। और अगर एक कंट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आपको नेपाल देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर हो गया। भारत में नलकूप एवं कूपों से सिंचाई करने वाला जो सबसे अधिक क्षेत्र होता है सिंचित, वो आपका उत्तर प्रदेश है, क्योंकि नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें लगभग 83.84 लाख हेक्टेयर नलकूप एवं कूप से सिंचित क्षेत्र किया जाता है, जो भारत के कुल सिंचित क्षेत्र 28.19% है। इसके बाद राजस्थान का नाम, फिर पंजाब, फिर मध्य प्रदेश, ये सभी आते हैं। और उसमें भी पूरे भारत में जो नलकूप से सिंचाई होती है वो सबसे अधिक यूपी में होती है, और यूपी में लगभग 78% के आसपास नलकूपों से सिंचाई होती है, जिसे हम लोग ट्यूबवेल भी कह देते हैं। नेक्स्ट है आपका वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में, सॉरी गाजियाबाद नहीं दोस्तों, नोएडा में स्थित होगा, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सॉरी, नोएडा में स्थित होगा। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है और इसकी कल्पना वर्ष 1962 में की गई थी। यह संस्थान श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। इसे जुलाई 1974 में स्थापित किया गया था। यह संस्थान पूर्व में राष्ट्रीय श्रम संस्थान के रूप में जाना जाता है। 1995 में इसका पुनर्नामकरण भूतपूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी के नाम से किया गया था। तो ये आपने देख लिया, नोएडा में स्थित है हमारे उत्तर प्रदेश के हिसाब से। अब यहाँ पे कुछ क्षेत्र हैं और खनिज की बात कर रहा है, जैसे सोनभद्र की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है क्या? चूना पत्थर मिल जाता है। इलाहाबाद की बात करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा सीसा बालू, ठीक है, जो सीसा बालू होता है यहाँ पे। फिर ललितपुर में आपको तांबा भी मिलता है और थोड़ा बहुत यूरेनियम भी मिल जाता है। मिर्जापुर की बात करेंगे तो मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मिलता है, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सोनभद्र में आपके एंडालू साइट भी मिलता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय थे? तो अब ये पुराना डाटा हो गया, लेकिन अगर मैं आपसे बताना चाहूं कि यहाँ तो देखो दे रहा 21 सितंबर 2022 तक का उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत लगभग 19 कुल ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा रखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन भी देखो 15 से अधिक दिया था, सही हो जाता। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अब 2024 में आई थिंक 28 के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग करेक्ट डेटा को मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में, ताकि और भी अदर एस्पिरेंट के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। चलिए बात कर लेते हैं यहां पर हम राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। जिस तरीके से एसोचैम हो गया, फिक्की हो गया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है आगरा में, और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव जी, ब्रज आपके रासलीला या रास नृत्य से संबंधित है, गायकी मुबारक अली खां। लेकिन मिर्जापुर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बिरहा नहीं गाई जाती, बल्कि कजरी गाया जाता है। हालांकि बिरहा भी देखो भोजपुरी क्षेत्र में है, ऐसा नहीं कि मिर्जापुर में नहीं गाई जाती, लेकिन बाकी जब ऑप्शन सही है तो आपको बिरहा से बेस्ट रहेगा कजरी। बिरहा आपके बिहार में होता है, नहीं तो आप थोड़ा बहुत बलिया और महाराजगंज, गाजीपुर या फिर गोरखपुर, इन सभी क्षेत्रों में ज्यादातर फेमस है। तो मिर्जापुर में हो जाएगा आपका कजरी। नेक्स्ट चलते हैं 97 नंबर पे।
निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल है? तो देखो, जूट की अगर हम बात करेंगे तो ये वेस्ट बंगाल की हो गई, कपास की बात करेंगे तो गुजरात की हो जाएगी, तिलहन की बात करेंगे तो एमपी की हो जाएगी, लेकिन गन्ना एक हमारी प्रमुख वाणिज्यिक फसल है और महाराष्ट्र से अपेक्षाकृत ज्यादा ही हम लोग गन्ने को उत्पादित करते हैं और चीनी को भी उत्पादित करते हैं। और इसके संबंध में आज मैंने आर्थिकी जो परीक्षा वाणी की थी, लेटेस्ट डाटा जो आपका आया हुआ है 2024 में, उससे संबंधित एक पूरी क्लास कराई थी और बहुत ढेर सारा आप लोगों का उस पर प्यार मिला है। और साथ ही साथ इस पे मैं कल एग्रीकल्चर की क्लास लेकर आऊँगा, कल मतलब कल मॉर्निंग में 9 बजे तक आ जाएगी। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो ये जो आपके डाटा प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, ये सब कुछ वहाँ पर मैं अपडेटेड आपको बता दूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है थीम पार्क आगरा की बात करें। बाकी अगर आप देखोगे तो देखो, मेगा फूड पार्क जो बहेड़ी में स्थित है, बहेड़ी तहसील है बरेली की, डिफेंस पार्क आपका शाहजहांपुर हो गया और साथ ही साथ टेक्सटाइल पार्क आपका वाराणसी हो गया। तो इसमें देखोगे थीम पार्क आगरा की स्थापना हेतु अभिनेता संजय खान और तत्कालीन सपा सरकार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच करार हुआ था। इस थीम पार्क का स्थापना संजय खान की कंपनी मेसर्स किंगडम इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई द्वारा की जानी थी, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संजय खान को नोटिस भेजी गई है और यूपीएसएसआईडी द्वारा अब यह इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई जाएगी यहाँ पे आगरा में, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे मिलान करेंगे कि कौन सा सही नहीं है, तो देखिए, ताला उद्योग सबसे अधिक फेमस है, अलीगढ़ के ताले। कालीन उद्योग आपके भदोही का फेमस है, हालांकि भदोही अगर ऑप्शन नहीं होगा तो मिर्जापुर आपको मिलेगा ऑप्शन। फिर चूड़ी उद्योग की बात करेंगे तो चूड़ी उद्योग आपके फिरोजाबाद से संबंधित है, न कि शाहजहांपुर से। और अभी कमेंट में मुझे किसी ने बताया था कि टुंडला जो है कि फिरोजाबाद में, कई लोगों ने रिप्लाई किया। वो दोस्तों, मैं उस रूट से कई बार गया हूं, बस बाई मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया अलीगढ़, बाकी टुंडला जो है कि फिरोजाबाद में आता है, तो आप लोग करेक्ट कर लेना। और चिकन उद्योग, यहाँ पे चिकन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चिकन काटे जाते हैं वहाँ पे, जो चिकनकारी होती है, जो कुर्ते पे या कुर्तियों पे, साड़ियों पे, साड़ी पे तो कम होता है, कुर्ते कुर्तियों पे जो है कि हाथों से जो एक धागे से सूत की कढ़ाई होती है, उसी को हम कहते हैं चिकनकारी उद्योग। तो ये लखनऊ में विकसित है। फिर उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, गन्ने का भी है, आलू का भी है, लेकिन धान का नहीं है। धान का कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो सकता है। तेलंगाना चावल में हो चुका है। मक्के की अगर हम बात करेंगे तो मक्के का आई थिंक कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन। बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम देखिए। अब देखो, ये जो हम टेस्ट पेपर कर रहे हैं ना, इस तरीके के जो प्रश्न हैं आपको या तो मिलेंगे घटना चक्र शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि इसमें ये भी प्रश्न इंक्लूड है, या फिर आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो अभी तक आपने 19 टेस्ट पेपर मेरे साथ किए हैं, उनमें ऐसे प्रश्न देखने को थोड़े कम मिलते हैं। और ये जब प्रश्न आ जाते हैं आपके एग्जाम में तो बहुत दिमाग अटपटा सा हो जाता है कि यार ये प्रश्न गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऐसे में हमारा प्रीलिम्स कैसे होगा। तो इन सभी क्लासेस के लिए मैं इसीलिए आप लोगों को अलग अलग जो डाइवर्सिटी है, मैं क्लासेस की दे रहा हूँ, टेस्ट पेपर की दे रहा हूँ। बहुत लोगों की कमेंट आए कि सर यूथ का पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आया हुआ 10 पेपर वो करा दीजिए, तो मैं उसे भी करा दूंगा, लेकिन पहले हम पीवाईक्यूज को करेंगे। मेंस का पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं यूथ को भी कंटिन्यू कर दूंगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखना चाहेंगे तो जो सर्वाधिक साक्षरता की बात करेंगे तो सबसे अधिक साक्षरता आपकी कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में। फिर उसके बाद कानपुर नगर हो गया, फिर औरैया हो गया और फिर इटावा हो गया। और आपको बताते चलूँ कि गौतम बुद्ध नगर में जितनी अधिक साक्षरता है ना, उतना ही कम लिंगानुपात है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ा लिखा आदमी जो है कि ज़्यादा बैलगंवार हो जाता है, कि वो ज़्यादा जो है कि शिक्षा पढ़ने के बावजूद वहाँ पे लिंगानुपात कम चल रहा है। बात कर लेते हैं अगले। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे व्याख्या भी देख लो कि गौतम बुद्ध नगर की जो साक्षरता वो 80.1%, कानपुर नगर की 79.7, औरैया की 78.4 और इटावा की 78.4 ये हो जाएगी, और औरैया की 78.9 हो जाएगी। एक ऐसा जिला है जिसका नाम है श्रावस्ती, जो आपको तीनों श्रेणियों में सबसे न्यूनतम देखने को मिलेगा। चाहे कुल साक्षरता ले लो, चाहे पुरुष की साक्षरता ले लो, चाहे फिर महिलाओं की साक्षरता ले लो, वो पूरे क्रम में श्रावस्ती सबसे पीछे देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? तो यहाँ देखोगे आप, अगर पूर्व काल की बात की जा रही है तो महात्मा बुद्ध के बारे में भी है, नवाब के बारे में भी है,
और महाराज के बारे में भी है, लेकिन राम के बारे में नहीं। अब यहाँ पे राम का मतलब ये भगवान राम की बात हो रही है कि नहीं, देख लेते हैं कि इतिहास को उपलब्ध स्रोतों के आधार पर दो भागों में बांटा गया, एक होता प्रागैतिहासिक, एक होता ऐतिहासिक। तो यहाँ पे ऐसा काल जिसका ज्ञान पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और जबकि ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य के उपलब्ध होते हैं। तो देखिए दिए गए विकल्पों में आपको बुद्ध मिलेंगे, नवाब मिलेंगे, महाराज के संबंध में पर्याप्त प्रमाणिक लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, जबकि राम के संबंध में जानकारी रामायण महाकाव्य से ही हो पाती है। यह भी लिखित महाकाव्य है, लेकिन इसे प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। रामायण कालीन स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों का रामायण में उल्लिखित घटनाओं से अभी तक पूर्ण रूप से सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है, और अभी इस पर शोध कार्य जारी है। साक्ष्यों में सामंजस्य का अभाव इसलिए भी है कि रामायण महाकाव्य की रचना घटना के बहुत बाद में की गई है, अतः उस काल से संबंधित स्तरों से मिले साक्ष्य से इसकी पुष्टि नहीं हो पाती है। चूंकि रामायण को ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं माना जाता, साथ ही साथ राम के बारे में जानकारी अन्य किसी ग्रंथ से भी नहीं होती है, जिस कारण राम को ऐतिहासिक पूर्व काल में नहीं रखा जा सकता। हालांकि इस पर अभी शोध की और आवश्यकता तो है। तो ये बहुत अच्छा इसने व्याख्या कर दी, यहाँ पर आप लोग समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की, हाईवे की बात कर रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी तो लंबाई लगभग 165-170 किलोमीटर के आसपास है, जो ग्रेटर नोएडा से शुरू होकर आगरा तक जाती है। लेकिन आगरा से लखनऊ तक जब आप जाएंगे तो लगभग आपकी 302 किलोमीटर की लंबाई देखने को मिलेगी, ए वाले ऑप्शन की। और यह एक्सप्रेसवे आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ जिलों को जोड़ता है आपस में। फिर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कोयला के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। भाई कोयला के भंडार तो गोंडवाना लैंड में पाए जाते हैं, और गोंडवाना लैंड में जो दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में आ जाता है, कहीं ना कहीं सोन नदी घाटी के क्षेत्र में, सॉरी, तो वो होता है आपका सोनभद्र का क्षेत्र, जिसको सिंगरौली कहा जाता है। सोनभद्र में जो एमपी और यूपी के बॉर्डर पे है, तो सिंगरौली, और इसी सिंगरौली में सबसे पहले 1977 में एनटीपीसी ने अपनी पहली यूनिट लगाई थी, क्योंकि एनटीपीसी की स्थापना 75 में हुई थी, 1975 में। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सिंगरौली क्षेत्र में कोयले भंडार पाए जाते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में डायस्पोर और पायरोफाइलाइट पाया जाता है। विंध्य क्षेत्र में अंडालुसाइट और कैल्साइट भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला का अनुपात, तो भाई 912/1000, यानी 1000 जो है कि पुरुष है और 912 कितनी महिलाएं हैं, तो ये लिंगानुपात हो गया। अगर पूरे भारत की बात करोगे तो 943 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है, तो इसको जाट कहा जाता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायत व्यवस्था जाट समुदाय में पाई जाती है। यह व्यवस्था परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है। खाप पंचायत की अपनी सामाजिक व्यवस्था है, जिसका उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है, और यहाँ तक कि ऑनर किलिंग की भी हत्या की जाती है। ऑनर किलिंग का मतलब होता है जब व्यक्ति अपने सम्मान को बचाने के लिए अपने बेटे या बेटी की हत्या कर देता है, तो उसे कहा जाता है ऑनर किलिंग। फिर यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, औद्योगिक सेवाएं हो गई, औद्योगिक स्वीकृति हो गई और औद्योगिक अनुमोदन हो गया। ये तीनों ही चीजों को आपको अप्रूवल लेने के लिए एक ही विंडो से फॉर्म अप्लाई करिए, यानी एक पोर्टल पे, और वहां पे ही आपकी सारी जो ऑब्लिगेशंस हैं उन सभी के ऊपर जो है कि अप्रूवल दे दिया जाएगा। लेकिन औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के ऊपर जो है कि आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस के रूप में नहीं मिल पाएगा अप्रूवल, उसके लिए अलग से करना पड़ेगा। फिर बात करेंगे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है या प्रदान करता है क्या, तो डीजल और बिजली के इंजन दोनों। पहले बनाता था डीजल के, इसीलिए डीएल यानी कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स हो गया, अर्थात कि डीएलडब्ल्यू इसको कहा गया इन शॉर्ट में। लेकिन अब यहाँ पे आपको बिजली के भी इंजन देखने को मिलते हैं, और ये वाराणसी में आता है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित की गई है, तो ये वाराणसी में स्थित की गई है। और अगर आप देखोगे यह सुविधा केंद्र वाराणसी में अवस्थित है, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित की गई थी। हालांकि इस केंद्र की आधारशिला निर्मित करने के लिए 2014 में रखी गई थी। तो ये हो गया आपका सही उत्तर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि यह लघु और मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बिल्कुल जो उत्तर प्रदेश का वित्तीय निगम है ये आपको लघु और मध्यम यानी एमएसएमई के रूप में आप देख सकते हो, और यह लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। तो अब यहाँ पे देखो सर्विस सेक्टर की बात हो रही है या उद्योग के सेक्टर की, तो यहाँ पे उद्योगों को तो प्रोवाइड करता है लेकिन सर्विस सेक्टर के लिए नहीं करता।
हालांकि इसकी स्थापना राज्य वित्तीय निगम एक्ट 1951 के तहत 1954 में की गई थी और यह लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब यहाँ पर आगे प्रश्न की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनपद में एक अगरिया नाम की जनजाति निवास करती है? तो ये हो जाएगा सोनभद्र। हालांकि सोनभद्र में आपको पहरिया जनजाति भी देखने को मिल जाती है और एक और जनजाति आती है, इससे मिलता जुलता नाम होता है, जिसको कहते हैं सहरिया। और ये जो सहरिया होती है दोस्तों, ये ललितपुर में मिलती है। कहाँ पर मिलती है ये सहरिया? आपको ललितपुर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, अच्छा देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है कि अगरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करती है। सोनभद्र जिले में जैसे गोंड भी है, धुरिया है, नायक है, ओझा, पठारी, राजगोंड, खरवार, खैरवार, परहिया, बैगा और पाखा, पनिका, चेरो, भुइया, ये सभी जनजातियां हैं। तो आपको इसमें खरवार को याद रखना है, गोंड को याद रखना है, राजगोंड को याद रखना है और अगरिया को और पगरिया को या परहिया जो लिखा हुआ इसको। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन हैं? तो नवाब वाजिद अली शाह, जो कि क्या थे? अवध के अंतिम नवाब थे। अंतिम नवाब क्योंकि इन्हीं की पत्नी बेगम हजरत महल थी और इनका बेटा बिरजिस कादिर था, जो 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे। विमेन पावर हेल्पलाइन 1090, इस योजना को शुरू किया गया था 15 नवंबर 2012 को। महिला उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती से उत्तर प्रदेश सरकार ने विमेन पावर लाइन 1090 की स्थापना की। 15 नवंबर 2012 से यह सेवा निरंतर कार्य कर रही है। विमेन पावर लाइन सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2014 में विमेन सिक्योरिटी एक्ट 1090 सेवा भी प्रारंभ की गई। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो पॉलिटी का सेकंड पेपर है, मतलब पॉलिटी का पेपर, वो तो जाएगा आपके मेंस के सेकंड पेपर में, क्योंकि हर साल 2 पेपर होते थे। फर्स्ट पेपर में आपको ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन, हिस्ट्री और इकोनॉमी देखने को मिलती है। चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं भारतीय निर्यात की मंद प्रगति के क्या कारण है। भाई भारतीय निर्यात क्यों जो है कि कम हो रहा है? तो पहली चीज कि यहाँ पे ऊंचे मूल्य, निम्न स्तर का माल, विदेशी प्रतियोगिता, इन सभी कारणों से जो है कि भारतीय निर्यात जो है कि कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ का ही जो है माल इतना महंगा हो जाता है कि उसे निर्यात करना और महंगा हो जाएगा। निम्न स्तर की क्वालिटी होती है यहाँ के प्रोडक्ट की और कंपटीशन बहुत ज्यादा है फॉरेन मार्केट में, इसीलिए ये सभी कारण है जिसकी वजह से हमारी प्रतियोगिता क्या होती है, निर्यात कम हो रहा है। किसी भी देश का निर्यात उस देश में उत्पादित वस्तुओं के विशिष्ट गुणों पर निर्भर करता है, जैसे वस्तु की गुणवत्ता कैसी है, मूल्य का निर्यात को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार निर्यात में विदेशी प्रतियोगिता का भी प्रभाव पड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कहाँ पे है? बीजिंग, चीन में स्थित है। भारत की विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित कब की गई थी? अप्रैल 2000 में, जिसको हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी इसे कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य सुरक्षा कवच होता है उसे WTO कहा जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को मराकेश समझौते के अधीन की गई थी। 15 अप्रैल 1994 को 124 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए और यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। वर्तमान में 164 देश और 25 पर्यवेक्षक हैं, लेकिन अब इसके देश भी बढ़ चुके हैं। फिर बात करेंगे आंतरिक व्यापार संबंधित है किससे? शेयर बाजार से संबंधित है आंतरिक व्यापार, जैसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में आप इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहते हो। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित है। इसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति कंपनी की आंतरिक सूचनाओं का उपयोग करते हुए शेयर ट्रेडिंग में अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं, जो कि एक अवैध कार्य माना जाता है और जिसके लिए सेबी के द्वारा क्या किया जाता है? दंडित भी किया जाता है। गैट का गोल्ड राउंड अधिवेशन सामान्यतः प्रतिवर्ष होता है कहाँ पे? जेनेवा में होता है। ये जो गैट है ये जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड होता है, तो ये सामान्यतः स्विट्जरलैंड जेनेवा में होता है। हालांकि अब इसको समाप्त कर दिया गया है क्योंकि इसके दौरान 8 वार्ताएं पूरी हुई थी, 8 चक्र की वार्ता, और अब जो है कि उसको क्या किया गया? WTO के नाम से रिप्लेस कर दिया गया 1 जनवरी 1995 में। वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि से भारत को विश्व में व्यापार का मुख्य सहयोगी बनना है 2020 तक, तो ये पुराना आंकड़ा हो गया दोस्तों, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भारत में जिन्सों यानी कमोडिटी के निर्यात की श्रेणी क्या है? परंपरागत निर्यात वस्तु को हम लोग हमेशा से ही जो है कि निर्यात करते रहे हैं। अपरंपरागत किंतु कुछ अनिश्चितता वाली वस्तु और अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, इन सभी को हम निर्यात कर रहे हैं, आज भी निर्यात कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 122 से आपका आता है समसामयिकी, यानी कि ये आपका क्या है? करंट अफेयर्स का प्रश्न है, जो कि हमें नहीं करना है क्योंकि ये पुराने प्रश्न हैं आपके। तो हम और आगे देखते हैं जो आपके यहाँ पे
सब्जेक्ट ओरिएंटेड होंगे, क्योंकि अभी तक आप देख रहे हो ये सारे के सारे प्रश्न आपके कैसे हैं, ये सभी कुछ आपको देखने को मिलेंगे पुराने प्रश्न। और हमें इस बार करंट अफेयर्स के अलग से प्रश्न करने हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको करा भी रहा हूं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि दो प्रश्न ऐसे दिखे मुझे, जो आपको मैं करा देता हूँ, एकदम लास्ट में है। क्वेश्चन नंबर 149 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की थी? तो ये हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में की गई थी। लेकिन अगर अशोक मेहता समिति की बात करेंगे तो इसका गठन किया गया था 1977 में, और इन्होंने 2 स्तरों की बात की थी। सिंघवी समिति की बात करेंगे तो 1986 में इन्हें गठित किया गया था, और इन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए बात की थी। यहां पे हम व्याख्या पढ़ लेते हैं कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया, और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। और इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार हेतु वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति, वर्ष 1985 में जीवीके राव समिति और वर्ष 1986 में एलएम सिंघवी समिति का गठन भी हुआ। और ये रहेगा आपका आखिरी प्रश्न। आपका क्या है? पृथ्वी दिवस की बात करते हैं। तो पृथ्वी दिवस आपका हो जाएगा कब? अप्रैल में दे रहा है क्या? लेकिन यहाँ पे 22 अप्रैल लिखना चाहिए था इसको। विश्व नगर दिवस की बात करेंगे तो ये 31 अक्टूबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डेट को भी छोड़ दिया है, 31 अक्टूबर होगा। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करेंगे तो ये 11 जुलाई हो जाएगा, और विश्व जल दिवस की बात करेंगे तो 22 मार्च हो जाएगा। तो इस आधार पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पेपर कंप्लीट हो गए, और ये आपका रहेगा सेकंड पेपर, जो मैं आपको कल के क्लास में करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपने फैक्ट को देखा जो समीक्षा अधिकारी के मुख्य परीक्षा में भी आने के योग्य हैं, साथ ही साथ यूपीपीसीएस में भी आने के योग्य हैं। तो इस तरीके से आप 20 टेस्ट पेपर आप मेरे साथ दे के कर चुके हो, मतलब 19 कर चुके हो। एक और रह गया जो शायद कल परसों में आ जाएगा। बाकी ये टेस्ट पेपर करते रहो, क्योंकि जितना अधिक टेस्ट पेपर करोगे तो जितना कुछ भी आपने पढ़ा है उन चीजों के बारे में रिवीजन करोगे, और जो कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ इंपॉर्टेंट नए टॉपिक रह गए होंगे, तो वो आप टेस्ट पेपर से तैयार कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल सुबह मिलेंगे आपसे मिनरल्स की रिपोर्ट पर।